डॉक्टर अरशद महमूद हेयर। सो ये वीडियो मेरी डॉक्टर्स के लिए मेनली है, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें पेशेंट्स के लिए भी और वालदैन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो का मकसद ये है कि जो ट्यूबरकुलोसिस या पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है बच्चों में काफ़ी कॉमन है, हमारा एरिया एंडेमिक एरिया है, तो उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करूँगा। ये क्वेश्चन प्रैक्टिकली भी इंपॉर्टेंट है और सेकंड ये जो है आपके अगर कोई जो पीडियाट्रिक रेजिडेंट है तो उनके लिए एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आपके पास एक पेशेंट कोई आया हो, उसको कफ हो या फीवर विद कफ हो और उसकी ड्यूरेशन 2 वीक से ज़्यादा हो, तो अपनी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस अपने डिफरेंशियल डायग्नोसिस में ज़रूर सोचना है। होने को तो ये बहुत चीज़ें और भी हो सकता है, जैसा कि एस्थमा हो सकता है, जैसा कि गर्ड हो सकता है, जैसा कि पर्टूसिस हो सकती है, या इवन एटिपिकल नमूनिया कफ जो है वो भी प्रोलॉन्ग हो सकती है। लेकिन ट्यूबरकुलोसिस आपने ज़रूर सोचनी है, उसकी हिस्ट्री लेनी है, वैक्सीनेशन की हिस्ट्री लेनी है, पेशेंट का एक्सरे बेशक करवा लें, ESR करवा लें और उसको पूरा एवेल्यूएट करा लें। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं रैंडमली बता रहा हूँ आपको, तो आप खुद ऑर्गेनाइज कर लीजिएगा इसको, जो ट्यूबरकुलोसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के आपको बताऊंगा, जो मैंने नोट किए हैं। तो ATT अपने बच्चों को कैसे देनी है? ATT की फॉर्मुलेशन आपको पता है कि हमारे यहाँ जो आ रही हैं वो टेबलेट फॉर्म में होती हैं, सिरप तो होते नहीं। तो आप उसको क्रश करना है अपने ATT टेबलेट को, और क्रश करके आप दे सकते हैं। थोड़ा सा आप उसको अगर उसके अंदर दही डाल दें या शुगर या हनी या जूस वगैरह, तो वो अभी आप कर सकते हैं। अब TB ड्रग्स का एक फार्मूला होता है कि हम इसको या तो 1 आवर बिफोर मील दें या 2 आवर आफ्टर मील दें, क्योंकि एम्प्टी स्टोमक इसकी अब्जॉर्प्शन अच्छी होती है। तो बच्चों में भी आपने यही फार्मूला अप्लाई करना है। TB ड्रग्स आपने डेली सेम टाइम पे देनी है, मतलब आज अगर सुबह आपने टाइम रख लिया है 8 बजे का, तो कोशिश करें नेक्स्ट टाइम भी उसी टाइम पे आप उसको दें। इसमें यह है कि अगर वालदैन के लिए पॉइंट है कि आप किसी ऐसी चीज़ पे एक नोट लिख लें, चाहे अपने घर में जहाँ मिरर जिस पे आप अपने सुबह यूज़ करते हैं उसको, या फिर फ्रिज पे कि आपने TT मेडिसिन बच्चे को देनी है, तो उससे आपको ये याद रहता है कि आपने आज उसको मेडिसिन देनी है, डोज स्किप नहीं होती बच्चे की। अब अगर डोज स्किप हो जाए तो क्या करना है ATT की? तो उसमें यह है कि अगर तो सेम डे पे आपको याद आ गया, मतलब सुबह 8 बजे आपने देनी थी, डोज स्किप हुई, आपको 12 बजे 2 बजे 3 बजे दिन को याद आ गया, तो आप मेडिसिन की डोज दे दें। लेकिन अगर आपका दिन बीत गया और नेक्स्ट डोज का टाइम आ गया, तो फिर आपने डोज डबल नहीं देनी, सिंगल डोज ही देनी है। ATT मेडिसिन जो TB की मेडिसिन है उसको स्टोर कैसे करना है? तो स्टोरेज सिंपल है उसकी, कोई फ्रीजर वगैरह में नहीं रखना आपने उसको, जो है घर में रखें, सेफ जगह पे रखें, बच्चों की पॉइंट से दूर रखें, डायरेक्ट सनलाइट ना पड़ रही हो और बहुत ज़्यादा हीट ना पड़ रही हो, नॉर्मल टेम्परेचर में रखना है। अब अगर ATT बच्चों को आपने दी है और सपोज को वोमिटिंग हो गई है, तो फिर क्या करना है? अगर तो 30 मिनट्स के अंदर वोमिट हो गई है, तो उसमें यह है कि जो मेडिसिन है वो आपकी वेस्ट हो जाएगी, आपको रिपीट डोज करनी पड़ेगी। लेकिन अगर उसकी ड्यूरेशन बच्चे ने वोमिट किया 30 मिनट्स के बाद, तो फिर आपने उसमें कुछ नहीं करना, बच्चे को डोज मिल गई है, मज़ीद डोज देने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसमें 3 बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि विंडो प्रोफिलैक्सिस क्या है, लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस क्या है और TB इन्फेक्शन क्या है। ये 3 चीज़ें बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं। विंडो प्रोफिलैक्सिस बेसिकली ये है कि एक पेशेंट सपोज किसी फैमिली में एक ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट डायग्नोज होता है, तो हम उस टाइम स्क्रीनिंग करते हैं सारे जो फैमिली मेम्बर्स की। जो बच्चे हैं खासकर जिनकी एज 5 ईयर से कम है, वो बड़े ससेप्टेबल होते हैं ट्यूबरकुलोसिस के लिए। तो उनको हम TST लेंगे, एक्सरे करवाएंगे, अगर दोनों चीज़ें नॉर्मल हैं तो फिर भी उनका क्योंकि TST जो है इसको रिएक्टिव होने के लिए कुछ टाइम चाहिए होता है, जो 2 मंथ्स तक हो सकता है। तो इस 2 मंथ्स में हिडन इन्फेक्शन हो सकता है, तो इस पीरियड कवर करने के लिए जो हम उसको ट्रीटमेंट देंगे वो विंडो प्रोफिलैक्सिस कहा जाता है। लेटेंट TB क्या होता है कि एक और TB इन्फेक्शन, जब लेटेंट TB इसको हम TB इन्फेक्शन कहते हैं, और एक TB डिजीज़ होती है, ठीक है। लेटेंट TB या TB इन्फेक्शन ये है कि ऑर्गन्स आपके अंदर बॉडी में गया, उसने TST जो टेस्ट है, ट्यूबरकुलोसिस स्किन टेस्ट, उसने पॉजिटिविटी करा दी, लेकिन एक्सरे बिल्कुल नॉर्मल है, बच्चे को फीवर नहीं, कोई और सिम्टम्स नहीं आ रहे, दैट इज़ लेटेंट TB, ठीक है। इसमें भी हमने उसको ट्रीट करना है ताकि जो ऑर्गेनिज्म उसके बॉडी के अंदर पड़ा हुआ है उससे हम उसको एरेडिकेट कर दें। TB डिजीज़ तो सिंपल ये है कि आपका TST भी पॉजिटिव है, ESR पॉजिटिव, एक्सरे में मसला भी आ रहा है, सिम्टम्स भी आ रहे हैं, तो TB डिजीज़ है, उसको हमने प्रॉपरली ट्रीट करना है। तो ये 3 कंसेप्ट समझना बड़ा ज़रूरी है। अब अच्छा, TB के टेस्ट क्या होते हैं? तो जब भी आप सस्पेक्ट करें किसी बच्चे में TB का, तो उसमें आपने CBC विद ESR कराना है। ESR इसमें मार्कली रेज होता है, आपने उसका एक्सरे चेस्ट कराना है। एक्सरे चेस्ट में नॉन स्पेसिफिक फाइंडिंग भी हो सकती हैं और स्पेसिफिक भी हो सकती हैं। नॉन स्पेसिफिक में कोई पैच पड़ा हो सकता है, और स्पेसिफिक में खासकर हाइलर एडिनोपैथी जो है, या कैविटेशन या सिस्ट कैविटी फॉर्मेशन है, तो ये स्पेसिफिक फाइंडिंग है, तो दोनों आपकी हो सकती हैं। फर्दर जो इसके टेस्ट हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। अच्छा, जब भी आपने किसी पेशेंट के अंदर TB डायग्नोज कर लिया है,
तो आपने उसके अंदर HIV सीरोलॉजी ज़रूर करानी है। जब भी जो पेशेंट डायग्नोज होता है TB के साथ, उसमें HIV सीरोलॉजी ज़रूर कराएं, क्योंकि चांसेस होते हैं, क्योंकि HIV एक इम्यूनो डेफिशिएंसी है और वो फेवर करती है ऐसे कंडीशन। जब भी किसी बच्चे के अंदर TB डायग्नोज हो जाए तो आपने उसके अंदर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ज़रूर करनी है। TB बच्चों के अंदर हमेशा किसी अडल्ट से ही आता है, तो अडल्ट कॉन्टैक्ट होना ज़रूरी है। अब अगर किसी घर के अंदर अडल्ट है सपोज और उसको ट्यूबरकुलोसिस डायग्नोज हुई है, तो आपने कितनी देर के लिए उसको आइसोलेट करना है? तो इसका जवाब है कि आपने 2 हफ्ते के लिए उसको आइसोलेट करना है। 2 हफ्ते वो मेडिसिन लेगा और उसके बाद जो है वो फिर 2 हफ्ते के बाद वो उसका स्मीयर नेगेटिव हो जाता है, फिर वो स्प्रेड नहीं करता। बच्चों का थोड़ा सा अलग सिस्टम होता है, बच्चे फोर्सफुल कफ नहीं कर पाते, तो उनको यूजुअली हम आइसोलेट नहीं करते अनलेस कुछ जो है एपिकल ट्यूबरकुलोसिस है या कुछ डिसेमिनेट ट्यूबरकुलोसिस है, उसमें वो कर सकते हैं। अदरवाइज़ बच्चे स्प्रेड नहीं करते ट्यूबरकुलोसिस को। इसमें अब यह है कि बच्चों में सैंपल कैसे लेना है स्पूटम का, ये बड़ा एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसमें अगर तो बच्चा बड़ा है, सपोज अगर बच्चा को 10-12 साल का है, तो वो स्पूटम कर लेगा। छोटे बच्चे स्पूटम नहीं निकाल पाते, तो उसमें 2 तरीके हैं। एक तो यह है कि आप बच्चे को जो है आप उसको हाइपोटोनिक सलाइन से निबुलाइज करवाएं और फिर उससे कहें कि जो 4 फुल काफ करे, उसमें कुछ बच्चे स्पूटम कर लेते हैं। अगर कर लें तो वेल एंड गुड है, आप उसकी फर्दर टेस्टिंग करवाएं। लेकिन अगर स्पूटम नहीं आता तो फिर आपको NG एस्पिरेट जो है गैस्ट्रिक एस्पिरेट करना होता है। इसका फार्मूला ये है कि आपने ये है कि 3 दिन कराना है एटलीस्ट, और 3 दिन पे भी इसकी सेंसिटिविटी कम है बड़ी, जीन एक्सपर्ट के साथ भी को 50% तक मैक्सिमम जाती है। इसका तरीकाकार ये है कि आपने एटलीस्ट बच्चे को NPO कराना है। अब छोटे बच्चों को NPO आप नहीं करा सकते, तो इन्फेंट्स के लिए है कि एटलीस्ट 3 आवर का NPO होना चाहिए। 3 आवर वो उसने कुछ ना दूध वगैरह ना पिया हो, और बड़ा बच्चा है तो एटलीस्ट 4 आवर होना चाहिए। उसको NG पास करें। NG पास करने के बाद जो है उसको वहाँ से उसकी लोकेशन कंफर्म करें और एस्पिरेट लें, 1 to 2 ml एस्पिरेट लें। उसको इक्वल अमाउंट ऑफ सिलाइन के सोडा बाइकार्ब के अंदर डालें, ताकि वो जो एसिडिटी है वो जो एसिड फास्ट बेसिलाई के जो ऑर्गेनिज्म पड़े हैं उनको डिस्ट्रॉय ना करें, और फटाफट उसको लैब में भेजें। अगर आप फ़ौरन लैब में नहीं भेज सकते तो आप उसको बेशक फ्रीज़र में जो है उसके 4 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखें, और जब उसके बाद उसको फिर आप अकॉर्डिंगली, अगर फ़ौरन आप नहीं भिजवा सकते लैब में, तो फिर उसको टेस्ट करें। अगर सैंपल आपका ड्राई टाइप आता है, मतलब आपने NG डाली लेकिन कुछ आ नहीं रहा, तो उसमें आप उसको जो है वो 5-10 ml सिलाइन डाल सकते हैं और फिर दोबारा उसको एस्पिरेट कर सकते हैं। फिर भी अगर नहीं आया तो आप एक दफ़ा इसको रिपीट भी कर सकते हैं और दोबारा ट्राई करें। इससे भी एक और चीज़ है जो इन्वेसिव है, वो ब्रोंकोस्कोपी है। ब्रोंकोस्कोपी करके भी आप सैंपल ये ले सकते हैं। बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम थोड़े से कंफ्यूज होते हैं, फाइंडिंग बहुत सिग्निफिकेंट नहीं होती, इनिशियल स्टेज TB की होती है, उसमें CT चेस्ट विद कंट्रास्ट भी हमें हेल्प कर सकता है, तो इन्वेस्टिगेशन ये भी कराई जा सकती है। अब ATT जब भी आप देते हैं तो उसके साथ हम एक ड्रग देते हैं, इसको हम पेरोडॉक्सिन कहते हैं, जो विटामिन B6 है। 50 mg की टेबलेट आती है और हम हाफ टेबलेट देते हैं। बेसिकली INH चूँकि इसकी B6 की डेफिशिएंसी कराता है, तो उसके काउंटर में हम ये दे देते हैं। अब इसकी ATT की ड्रग की डोजेज क्या है, ये भी आप सबको पता होना चाहिए। तो उसमें यह है कि इसका फार्मूला आप याद कर लें, उसको हम IREP कहते हैं, मतलब IREP, आइसोनिजिड, रिफेम्पिसिन, एथेम्बिटोल एंड प्रिजनिमाइड। और नेक्स्ट आप याद कर लें 10, 15, 20 एंड 30, मतलब 10 जो है आइसोनिजिड है, 15 जो है रिफेम्पिसिन है, प्रिजनिमाइड एथेम्बिटोल 20 है, और प्रिजनिमाइड जो है वो 30 मिलीग्राम पर kg है। अमूमन ये एक टेबलेट फॉर्म में आती है। जब एक ड्रग को आप एडजस्ट करते हैं तो सारी ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाती हैं। TB के बच्चों के अंदर वॉमिटिंग बड़ी कॉमन है, तो वॉमिटिंग के 2 इंपॉर्टेंट काज जो आपने कभी नहीं भूलने। एक उसमें गैस्ट्राइटिस होता है, जो कि ATT मेडिसिन है वो खुद भी गैस्ट्राइटिस करा देती हैं, और सेकंड उसमें हेपेटाइटिस होता है। तो इन 2 चीज़ों को आपने ज़रूर देखना है। गैस्ट्राइटिस के लिए आप उसको एंटीसिड दे सकते हैं। एंटीसिड में कोशिश करें कि एल्युमिनियम बेस्ड एंटीसिड ना दें। जब भी आपने ATT देनी है तो पेरेंट्स को अपने वार्निंग साइन जरूर बताने हैं कि क्या क्या चीज़ें बच्चे को हो सकती हैं। उसमें सबसे कॉमन जो चीज़ हमें पता है कि हेपेटाइटिस है, तो उसके सिम्टम्स बताएं कि आपकी जो है येलोइश डिस्कलेशन ऑफ स्क्लेरा, और यूरिन का येलोइश हो जाना, और बच्चे को वोमिटिंग, फीवर और लिथार्जी, ये चीज़ें हो सकती हैं। एथेम्बिटोल है तो विजन इश्यूज़ आ सकते हैं। इस तरह पेरिफेरल न्यूराइटिस भी आ सकती है, इसमें बच्चे को टिंगलिंग या पेन्स एंड नीडल सेंसेशंस भी आ सकती हैं। तो ये सारे सिम्टम्स आपने बताने हैं। अब TB में एक इंपॉर्टेंट जो टेस्ट है वो है न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। ये टेस्ट बेसिकली क्या है, जिसको हम जीन एक्सपर्ट के नाम से कहते हैं। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि फार्मूला इसका एक्सपर्ट का EXPERT नहीं XPERT, इसमें अक्सर लोग गलत लिख के बैठे होते हैं। तो ये जो टेस्ट है इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कितनी देर में होता है, तो इसका रिजल्ट आप 2 घंटे के अंदर आपको मिल सकता है।
ये टेस्ट एक तो डिटेक्ट करता है ट्यूबरकुलोसिस के जो ऑर्गेनिज्म है जो और सेकंड ये है कि ये रिफेम्पिसिन की रेजिस्टेंस को भी डिटेक्ट कर लेता है। इसकी स्पेसिफिसिटी है वो 100% है। सेंसिटिविटी वेरी करती है अकॉर्डिंग टू सैंपल। अगर ब्रोंकोस्कोपी सैंपल आपने लिया है तो उसकी सेंसिटिविटी बड़ी अच्छी ज़्यादा होगी। जिस तरह आपने स्पूटम लिया है तो सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी। अगर आपने गैस्ट्रिक एस्पिरेट लिया तो उसकी सेंसिटिविटी थोड़ी कम होती है। इसमें अब ड्रग्स की डोज भी हमने देख ली, चीज़ें देख ली। अब इसमें देखते हैं कि हम विंडो प्रोफिलैक्सिस कैसे देनी है। तो जो विंडो प्रोफिलैक्सिस है उसमें आपने, जैसे मैंने पहले बताया था कि TST पॉजिटिव आने में एटलीस्ट 2 महीने लग जाते हैं। तो जब ये एक कॉन्टैक्ट पॉजिटिव पेशेंट के साथ एक बच्चा जो लेस देन 5 ईयर्स का है उसको 2 मंथ्स के लिए आपने INH देनी है एट द डोज ऑफ 10 mg पर kg OD डोज, और उसके बाद आपने 2 महीने के बाद उसका टेस्ट रिपीट कराना है। अगर नेगेटिव आता है तो फिर आपने उसकी स्टॉप कर लेनी है, और इन्फेंट में एटलीस्ट 6 मंथ्स देनी है। ये विंडो प्रोफिलैक्सिस होती है। अगर पॉजिटिव आएगा तो फिर आपने आगे चलना है अकॉर्डिंगली। लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस मतलब TST पॉजिटिव है लेकिन उसके एक्सरे भी नॉर्मल है, बच्चे के सिम्टम्स भी नहीं है, तो उसमें आपने उसको, अगर आप मोनोथेरेपी देना चाहते हैं तो 9 मंथ्स के लिए उसको आप 6 मंथ्स के लिए आपने उसको आइसोनिज़ेट देनी है। इसके जो अब जो टेस्ट हैं इसमें, एक तो मैंने बताया था कि CBC-ESR हो गया, उसमें एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है IGRA बेस्ड टेस्ट जिसको हम इंटरफ्रोन गैमा रिलीज से कहते हैं। उसका जो टेस्ट है उसको जो कॉमनली हमारे यहाँ अवेलेबल है वो T-स्पॉट TB टेस्ट है। कि बेसिकली उसके जो T सेल्स हैं, जो मैक्रोफेजेस हैं, उनका इंटरफ्रोन गैमा मतलब जो रिलीज़ होता है उसके रिस्पॉन्स करता है। तो इस टेस्ट की जो है वो जो स्पेसिफिक सेंसिटिविटी है वो ट्यूबरकुलस स्किन टेस्ट से अच्छी है, क्योंकि ये क्रॉस एक्टिविटी इसकी BCG वैक्सीन के साथ नहीं है। तो ये भी एक अच्छा टेस्ट है। डायग्नोस्टिक BCG भी लगाई जाती है, वो भी एक टेस्ट कराया जाता है ट्यूबरकुलोसिस के अंदर। तो ये सारे कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन थे जो प्रैक्टिकली भी इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके एग्जाम वाइज भी इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। थैंक यू। दूसरों के साथ भी ये वीडियो शेयर करें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।